गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से। बांग्लादेश की अंतिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने भारत को लेकर फिर गुस्से का इजहार किया है। यूनाइटेड किंगडम के थिंक टैंक चैथम हाउस रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स में बातचीत के दौरान कहा कि हम भारत के साथ बेहतरीन संबंध बनाना चाहते हैं। वो हमारा पड़ोसी है, हम उनके साथ किसी भी तरह की बुनियादी समस्याएं नहीं रखना चाहते। यूनुस का यह बयान तब आया जब बांग्लादेश उनके 9 महीने के कार्यकाल के दौरान चीन और पाकिस्तान की ज़्यादा करीब आया है। वहीं भारत के साथ संबंधों में तल्खियां बढ़ी हैं। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि मैं भारत का बेहतरीन संबंध बनाने की कोशिश करता हूं, लेकिन किसी तरह हर बार चीज़ें गलत हो जाती हैं, क्योंकि भारतीय प्रेस से सभी फर्जी खबरें आती हैं और कई लोग कहते हैं कि इसका संबंध शीर्ष पर बैठे नीति निर्माताओं से है और इसी तरह की अन्य बातें। इसलिए यही बात बांग्लादेश को बहुत परेशान करती है। बहुत बहुत गुस्सा आता है। उन्होंने आगे कहा, हम बातचीत के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं। हम इतने दूर नहीं जा सकते। अगर मैं शांति से रहने की कोशिश भी करता हूँ, अचानक वे कुछ कहते हैं कुछ करते हैं तो गुस्सा वापस आ जाता है। इसलिए अब हमारा बड़ा काम है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हम कम से कम एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकें। वह जीवन बिताएं जिसका हम सपना देख रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। यूनुस ने यह भी कहा कि ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वे अगली निर्वाचित सरकार का हिस्सा बनने में रुचि रखते हो। जब एक पत्रकार ने जानना चाहा कि क्या प्रोफेसर यूनुस इस पद पर है और क्या चुनाव के बाद सत्ता संभालने वाली अगली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार का हिस्सा बनने की इच्छा रखते हैं, तो उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि हमारे कैबिनेट सदस्यों सलाहकारों की परिषद में से कोई भी ऐसा नहीं करना चाहेगा। बांग्लादेश अवामी लीग के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में यूनुस ने कहा कि इस बात पर बहस चल रही है कि क्या अवामी लीग को वास्तव में राजनीतिक पार्टी कहा जा सकता है, जबकि उस पर युवाओं की हत्या करने, नागरिकों को गायब करने और सार्वजनिक धन की चोरी करने का आरोप है। उन्होंने कहा, आप इसे अभी भी राजनीतिक पार्टी कहेंगे? तो यह एक बहस है, निर्णय नहीं। यूनुस ने कहा कि उन्हें लगा कि जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना 5 अगस्त को देश छोड़कर भाग गई तो अध्याय समाप्त हो गया था, लेकिन जो लोग देश छोड़कर भाग गए अवामी लीग के लोग, उनमें से किसी ने भी खेद नहीं जताया, लेकिन वे लोग उत्साहित हैं। ये हम बात करें कश्मीर विवाद की। भारत के द्विपक्षीय कश्मीर विवाद में भारी हस्तक्षेप की बात को बार बार खारिज करने के बावजूद अमेरिका ने एक बार फिर कश्मीर मामले पर मध्यस्थता की बात दोहराई है। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता करने की कोशिश करते हैं तो इसमें कोई हैरानी नहीं होगी। मंगलवार को अपनी नियमित ब्रीफिंग में रिपोर्टर ने ट्रंप की मध्यस्थता की पेशकश के बारे में सवाल किया। इसके जवाब में टैमी ब्रूस ने कहा कि जाहिर है, मैं यह नहीं बता सकती कि राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में क्या है या उनकी क्या योजना है। हम भी सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप अपने हर कदम में देशों के बीच पीढ़ीगत मतभेदों और पीढ़ीगत युद्ध को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इसलिए किसी को भी हैरत में नहीं पड़ना चाहिए कि ट्रंप इस तरह की किसी चीज़ कश्मीर विवाद को मैनेज करना चाहते हैं। रूस ने कहा कि जब शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय संसदीय प्रतिनिधियों ने हाल ही में डिप्टी सेक्रेटरी क्रिस्टोफर लैंडो से मुलाकात की तो अमेरिका ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के मजबूत समर्थन और उन दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। रूस ने कहा, मैं उनकी ट्रंप योजनाओं के बारे में बात नहीं कर सकती। दुनिया उनके स्वभाव को जानती है। मैं इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दे सकती उनके पास इस संबंध में क्या हो सकता है। आप व्हाइट हाउस को कॉल कर सकते हैं। मुझे लगता है उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा। ये एक रोमांचक समय है कि अगर हम उस विशेष संघर्ष भारत पाकिस्तान मामले में किसी बिंदु को पहुंच सकते हैं तो भगवान का शुक्र है, लेकिन सचिव विदेश मंत्री मार्को रूबियो और राष्ट्रपति ट्रंप और उपराष्ट्रपति का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। ब्रूस ने इस दावे को दोहराया कि अमेरिका ने पिछले महीने भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिवसीय संघर्ष में युद्ध विराम लाने के लिए हस्तक्षेप किया था। हालांकि भारत इसे खारिज कर चुका है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री कह चुके हैं कि अमेरिका ने भारत पाकिस्तान युद्ध विराम में मध्यस्थता नहीं की थी। उन्होंने एक भारतीय संसदीय समिति को बताया कि दोनों देशों ने सैन्य कार्रवाई रोकने के लिए द्विपक्षीय स्तर पर निर्णय लिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सैन्य शक्ति के कारण ही पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर होना पड़ा, न कि भारी हस्तक्षेप के कारण। जायसवाल ने कश्मीर पर भारत के रुख पर कहा, हमारा लंबे समय से राष्ट्रीय रुख रहा है कि जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित किसी भी मुद्दे को भारत और पाकिस्तान को द्विपक्षीय रूप में हल करना होगा। यह नीति नहीं बदली है। लंबित मामला पाकिस्तान के अवैध रूप से कब्जाए गए भारतीय क्षेत्र को खाली करना है। उन्होंने कहा, मैं स्पष्ट कर दूं कि यह भारतीय हथियारों की ताकत थी जिसने पाकिस्तान को अपनी गोलाबारी रोकने के लिए बाध्य किया। आप निश्चित तौर पर इस बात को समझेंगे कि 10 मई की सुबह हमने पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख ठिकानों पर अत्यंत प्रभावी हमला किया था। एक रिपोर्टर ने ब्रूस से पूछा कि क्या पाकिस्तान ने कोई आश्वासन दिया था कि वो आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, जब पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व में उनके प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में राजनीतिक मामलों के लिए अवर सचिव एलिसन हुगर से मुलाकात की थी। इसके जवाब में ब्रूस ने संक्षेप में कहा, मैं उन बातचीत के विवरण पर चर्चा नहीं करने जा रही हूँ। ये हम बात करें विदेश मंत्री एस जयशंकर की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में जो टकराव हुआ वो केवल 2 पड़ोसी देशों के बीच संघर्ष नहीं था, बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई थी और यही आतंकवाद एक दिन पश्चिमी देशों को भी नुकसान पहुंचाएगा। ये बात उन्होंने एक यूरोपीय समाचार वेबसाइट को बुधवार को दिए इंटरव्यू में कही। उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार समझौते FTA की भी पैरवी की और कहा कि भारत कुशल श्रमिक और चीन की तुलना में अधिक भरोसेमंद आर्थिक
साझेदारी प्रदान करता है। जयशंकर ने कहा, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ, एक व्यक्ति था ओसामा बिन लादेन। सोचिए वो आखिर क्यों पाकिस्तान के एक सैन्य कस्बे में उनकी सैन्य अकादमी के ठीक बगल में वर्षों तक खुद को महसूस करता रहा। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की ओर से शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के एक महीने के बाद जयशंकर यूरोप के दौरे पर हैं। उनसे भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में 4 दिन तक चले संघर्ष के बारे में पूछा गया था। उन्होंने कहा, मैं चाहता हूँ दुनिया समझे कि यह केवल भारत पाकिस्तान का मुद्दा नहीं है, यह आतंकवाद से जुड़ा मुद्दा है और वहीं आतंकवाद एक दिन आप लोग पश्चिमी देशों के लिए भी समस्या बन जाएगा। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की आलोचना करते हुए कहा कि मीडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को केवल 2 परमाणु संपन्न पड़ोसियों की प्रतिक्रिया के रूप में दिखाया, जबकि असल में आतंकवाद के खिलाफ एक कार्रवाई थी। दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 26 लोगों की नृशंस तरीके से हत्या कर दी गई थी। इसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था। इस हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। यह सैन्य संघर्ष 4 दिन तक चला। 10 मई को भारत और पाकिस्तान के सैन्य महानिदेशकों DGMO के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनी। जब जयशंकर से पूछा गया कि भारत रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में शामिल क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि भारत युद्ध को किसी समस्या का हल नहीं मानता। उन्होंने कहा, हम नहीं मानते कि युद्ध के जरिए मतभेदों को सुलझाया जा सकता है। हमें नहीं लगता कि समाधान जंग के मैदान से आएगा। ये हमारा काम नहीं है कि हम किसी समाधान को थोपें। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि हम न तो किसी पर अपनी राय थोप रहे हैं, न ही किसी की निंदा कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि हम पूरी तरह से अलग थलग हैं। उन्होंने कहा कि भारत के यूक्रेन के साथ भी मजबूत संबंध हैं, जैसे रूस तक सीमित नहीं है, लेकिन हर देश अपने अनुभव, इतिहास और हितों के आधार पर निर्णय करता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत की सबसे पुरानी शिकायत यही रही कि हमारी सीमाओं का उल्लंघन आज़ादी के कुछ ही महीनों बाद हुआ, जब पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठ करवाई। उस वक्त जो देश सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के साथ थे वे पश्चिमी देश थे। जयशंकर ने कहा, अगर वही देश जो तब टाल मटोल कर रहे थे अब आकर हमसे कहते हैं कि आइए अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों में बड़ी बड़ी बातें करें, तो मुझे पूरा हक है कि मैं उनसे कहूं कि पहले अपने अतीत पर भी नज़र डालें। जब उनसे पूछा गया कि आज की बदलती भू राजनीति में भारत की भूमिका क्या है, तो उन्होंने कहा, बहु ध्रुवीयता अब कोई भविष्य की बात नहीं रही, वो पहले से आ चुकी है। अब यूरोप को अपनी क्षमताओं के आधार पर अपने वैश्विक संबंधों को ध्यान में रखते अपने हित में निर्णय लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं आज यूरोप में रणनीतिक स्वायत्ता जैसे शब्द सुनता हूँ, जो पहले हमारे शब्दकोश का हिस्सा थे। उन्होंने यह भी कहा कि यूरोपीय संघ आज वैश्विक व्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ है और पहले से कहीं अधिक स्वतंत्र निर्णय लेने वाला बन चुका है, और भारत इस बहुत ध्रुवीय दुनिया में उसके साथ संबंध और गहरा करना चाहता है। जब उनसे यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा समायोजन तंत्र के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि भारत इसका विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन उसे इस पर गंभीर आपत्तियां हैं। ये बात करें अमेरिका की। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसम ने लॉस एंजलिस में सेना की तैनाती को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आड़े हाथों लिया है। गवर्नर न्यूसम ने मंगलवार को स्थानीय समयानुसार कहा, राष्ट्रपति ट्रंप लॉस एंजलिस में सैन्य जाल बिछा रहे हैं। गवर्नर न्यूसम डेमोक्रेटिक खेमे से आते हैं, ऐसे में अमेरिका की राजनीति को देखते हुए उनकी टिप्पणी की अहमियत बढ़ जाती है। गवर्नर न्यूसम ने कहा कि ट्रंप की आवर्जन कार्रवाई अपराधियों की गिरफ्तारी से कहीं आगे बढ़ चुकी है। उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों में बर्तन धोने वाले, माली, दिहाड़ी मजदूर और दर्जी भी शामिल हैं। ट्रंप के फैसले से असहमत कैलिफोर्निया के गवर्नर ने कहा कि उनकी सहमति या समर्थन के बिना कैलिफोर्निया में नेशनल गार्ड को तैनात करने का ट्रंप का निर्णय अन्य राज्यों के लिए चेतावनी जैसा है। न्यूसम ने कहा कि भले ही यह पहला मामला हो, लेकिन ट्रंप प्रशासन की कार्रवाई यहीं समाप्त नहीं होने वाली। गौरतलब है कि कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसम ने अदालत में कहा कि सैनिकों का उपयोग आवर्जन कार्रवाई में करना अनुचित है और इससे स्थिति और भड़क सकती है। उन्होंने कहा कि राज्य को इस फैसले की कोई जानकारी नहीं दी गई थी, इससे कैलिफोर्निया की स्वायत्ता को ठेस पहुंची है। पिछले 4 दिनों में भारी हिंसा के चलते ट्रंप ने नौसैनिकों और अतिरिक्त नेशनल गार्ड को लॉस एंजलिस भेजने का फैसला किया। ट्रंप ने यहाँ के दंगों पर सख्ती जरूर बताई, जबकि मेयर करेन बॉस और गवर्नर न्यूसम ने कहा यह सच्चाई के उलट है। उन्होंने ट्रंप पर सैन्य कर्मियों को जोड़कर सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाया। पुलिस ने भी कहा कि उन्हें मदद की जरूरत नहीं है। ये हम बात करें पाकिस्तान की आर्थिक हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। देश में इतना कर्ज हो गया कि अब उसे संभालना मुश्किल होता जा रहा है। नहीं, इसके बावजूद पाकिस्तान आतंकवाद जैसे मुद्दों पर पैसा खर्च करता है, जिससे उसकी हालत और बिगड़ रही है। पाकिस्तान सरकार द्वारा जारी आर्थिक सर्वे 2024-25 के मुताबिक मार्च 2025 तक पाकिस्तान पर कुल 76 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपये का कर्ज हो गया है। ये अब तक का सबसे ज़्यादा कर्ज है। अगर इसे भारतीय रुपये में देखा जाए करीब 23.1 ट्रिलियन रुपये बनता है और डॉलर में लगभग 269.3 बिलियन डॉलर। पिछले 4 सालों में पाकिस्तान का कर्ज लगभग दोगुना हो गया है। साल 2020-21 में कर्ज 39.8 ट्रिलियन था और अगले पिछले 10 सालों की बात करें तो यह कर्ज करीब 5 गुना बढ़ चुका है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था लगातार कमज़ोर होती जा रही है। साल 2025 के लिए GDP ग्रोथ पहली तिमाही में सिर्फ 1.37%, दूसरी तिमाही में 1.53% और तीसरी तिमाही में 2.4%।
पाकिस्तान अक्सर दुनिया के देशों अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से मदद मांगता है। यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद कह चुके हैं कि जब वे किसी मित्र देश को फ़ोन करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि वे पैसे मांगने के लिए कॉल कर रहे हैं। उन्होंने माना कि पाकिस्तान पिछले 75 साल से भीख का कटोरा लेकर घूम रहा है। भारत ने कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यह कहा कि पाकिस्तान को जो विदेशी मदद मिलती है उसका इस्तेमाल वो आतंकवाद फैलाने में करता है, खासकर भारत के खिलाफ। जबकि भारत ने हाल के वर्षों में लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, वहीं पाकिस्तान की करीब 45% आबादी गरीबी में रह रही है और 16.5% लोग अत्यधिक गरीबी में जी रहे हैं। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of mine, news, views and analysis by Prakash.